इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट्स करने के लिए उसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि इतने पोलिंग स्टेशन हैं, इतने हसास हैं, इतने जो है वो गैर हसास हैं। तो उसके मुताबिक हमने उनको वाज़े तौर पे ये इन्फॉर्म कर दिया है कि ये 3 लाख की फोर्स जो आप रेंजर्स और आर्म्ड फोर्सेस आप मांग रहे हैं, तो ये इतनी मुमकिन नहीं है। और इस बारे में जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने भी हमें जो जवाब भेजा है, तो उसके मुताबिक हमने पंजाब की गवर्नमेंट को। तो आपने ये जवाब जो है ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए कि नहीं भिजवाए? इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया ना, वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला आपका जवाब। नहीं, ये जवाब हमने तो पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो भिजवाना है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। जो फोर्स हम देंगे वो भी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के मतहत या उनके साथ ही काम करेगी। तो ये जवाब जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी और आईजी को पाबंद किया गया था कि वो इससे मुतल्लिका जो है वो एक तफसीलन एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बना के जो है वो पेश करें, तो उन्होंने पेश करना है और उन्होंने पेश कर दिया होगा। लेकिन पैरा 6 में इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने एक ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत को, इस ख़त का जवाब नहीं दिया। वो आपने तो इंटीमेट कर दिया होगा उनको, लेकिन जो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने आपको लिखी है, चिट्ठी का जवाब तो दे दें। बहरहाल मैं इसे चेक करवा लूँगा, जो भी ख़तो किताबत इससे पहले हुई है तो उससे मुतल्लिका जो है वो जवाब दिए गए हैं। अगर ये ऐसा उन्होंने लिखा है तो यकीनन दुरुस्त होगा, तो इस बारे में जो है वो हम मालूम कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसा ख़त रह गया है जिसका जवाब नहीं दिया जा सका, तो वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को जवाब भिजवा दिया जाएगा। अगला पैरा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक जो फंड्स हैं वो भी टाइमली कंप्लीशन के लिए जो उनको चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो भी फ़राहम नहीं किए। फिर आगे उन्होंने डिटेल लिखी है, तफसीलात लिखी हैं कि ये फ़ंड चूँकि फ़राहम नहीं हुए, चुनाचा ये काम नहीं हो सकते। तो मुद्दा आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही बातें नहीं की, ये तो मैंने आपसे मुतल्लिक बातें की, उन्होंने अपना भी एक मुकदमा लड़ा है उस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन आपसे मुतल्लिक ये 2 पैराज जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ये दुरुस्त है तलत साहब के फंड्स जो है वो फराहम नहीं किए जा सके। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुस्तफ़ा अपेक्स केस जो है उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव और द प्राइम मिनिस्टर। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट। अब कैबिनेट में जब ये मामला रखा गया तो कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कहा कि वो ये प्रपोज़ल लेके जाएं कौमी असम्बली से, जो है वो इसकी परमिशन लें, क्योंकि ये मनी बिल है और ये कौमी असम्बली की परमिशन के बगैर जो है वो फंड्स नहीं दिए जा सकते। क्योंकि इस बारे में कौमी असम्बली का पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन भी था, जिस रेजोल्यूशन में इन फंड से मुतल्लिक जो है वो कहा कि इनको फराहम ना किया जाए। तो वो जब मनी बिल जो है वो आके टेबल हुआ है तो वो पार्लियामेंट ने उसको जो है वो ड्यू टू सो मैनी रीजंस जो कि रेजोल्यूशन में भी मौजूद हैं, जिसमें इलेक्शन का एक दिन होना, इलेक्शन का मुकर्रा या मियाद पूरी होने के बाद होना और किसी भी सूबे में वक्त से पहले ना होना। दूसरा ये है कि 2 सूबों में पहले था, उसके बाद फिर अब सिंगल आउट कर दिया गया है पंजाब को। फिर फैसला जो है उसका 4-3 और 3-2 का झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें जो है ये आर्गूमेंट्स, सारी वजूहात जो है वो उसमें दर्ज हैं। तो पार्लियामेंट ने जो है वो उस बिल को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। तो उसके बाद फिर अब फाइनेंस डिवीज़न या स्टेट बैंक या गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट नहीं कर सकती, और अगर ऐसा होता है तो उसका बड़ा जो है वो सीरियस ऑडिट पैरा बन सकता है और पेमेंट करने वालों को जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं। राणा साहब, आपको ऑडिट पैरा की तो बड़ी फिक्र है और होनी भी चाहिए, और लेने के देने की भी आपको फिक्र है जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन जो सुबह ऑडिट आपका सुप्रीम कोर्ट ने करना है उसके बारे में आपको परेशानी है या नहीं है?
देखिए जी, अब पार्लियामेंट जो है, क्योंकि आइन में ये दर्ज है कि तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटी जो हैं दे विल ऑपरेट वर्क इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की मदद में जो है या उसके हुक्म को फॉलो करेंगे। लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेचर का नाम नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम नहीं है। पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्ट विद द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पार्लियामेंट का एक्ट है। अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई हुक्म दे सकती है तो वो हुक्म दे दे, और पार्लियामेंट में हम दोबारा उस हुक्म को लेके चले जाएंगे और पार्लियामेंट जो फैसला करेगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो पार्लियामेंट के फैसले से बाहर नहीं जा सकती। जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर हैरानकुन बात नहीं है कि उसने पार्लियामान के मामलात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बराह रास्त हुकूमत और हुकूमत के इदारों का जिक्र किया है, निगरान हुकूमत का जिक्र किया है, अपना ज़हन भी बताया है कि कैसे उनके ख्याल के मुताबिक इंतखाबात के लिए माहौल मुवाफिक नहीं है, टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। अपना मुकदमा भी उन्होंने लड़ा है। लेकिन पार्लियामान वाला जो मामला है, जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कोर्ट के अंदर, सबसे तगड़ा डिफेंस है कि जी फैसले पार्लियामान ने किए हैं, हम उनको ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको इग्नोर किया इलेक्शन कमीशन ने। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामान को बाईपास करके बराह रास्त आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकती है? ये खदशा है आपके जहन में कि नहीं? देखें, आईनी और कानूनी तौर पे तो ये मुमकिन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकती है कि आप पार्लियामेंट के जो है वो फैसले को जो है वो रद्द करें, और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त कोई ऑर्डर जो है वो नहीं दे सकती। लेकिन देखें तलत साहब, हम इधर उधर जितना मर्जी जो है वो बात को घुमाएं, असल बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो है ये किसी की ज़िद, किसी की अना, किसी की मुतकब्बराना सोच की बुनियाद पे नहीं हो सकते। ये इलेक्शन जो हैं ये उस वक्त ही होंगे और उस वक्त ही होने चाहिए जब सबका जो है इस बारे में एक इत्तफाक राय हो। दो टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो उनके दरमियान कुछ रूल्स ऑफ गेम तय होना बड़ा ज़रूरी होते हैं। तो तभी जाके जो है वो फिर एक रेफरी या दो रेफरी जो है वो मैच को जो है वो कंडक्ट करते हैं। वरना 24 खिलाड़ियों को एक रेफरी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता अगर वो सर्टन ज़ाब्तों के और कुछ शराइत के पाबंद हो के उसके बाद अपना खेल जो है उसको हार या जीत के लिए जो है वो उसको शुरू ना करें। अब मामला ये है कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है वो कभी कहता है कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन कराऊँगा, फिर वो कहता है मैं सारों का समुद्र ला रहा हूँ, मैं इलेक्शन कराऊंगा, फिर वो कहता है मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन कराऊंगा। यानी ये उसकी ज़िद के ऊपर एक ऐसा अमल जो है वो इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेल दे, जो जनरल इलेक्शन की जो है वो अफादियत को ही ख़त्म कर दे। आप मुझे बताएं कि अगर एक सूबे का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन पहले हो गया तो फिर ये सिर्फ अगले जनरल इलेक्शन को मुतासर नहीं करेगा बल्कि डिक्टेट करेगा। तो ये डिक्टेशन जो है वो किस तरह से आप एक सूबे के हाथ में दे सकते हैं और बाकी तीनों जो वफाक की इकाइयाँ हैं वो आराम से बैठी देखती रहें? तो ये चीज़ जो है ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है, ना इस मुल्क के लिए, ना जमहूरियत के लिए, ना पार्लियामेंट के लिए और ना हुकूमत के लिए, और ना ही किसी और अदारे के लिए। इवन मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। और फिर इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात जिस तरह से जो है वो सामने आए हैं और जिस तरह से फैसले हुए हैं और जिस तरह से जो है वो लेजिस्लेशन को, पार्लियामेंट की जो है वो लेजिस्लेशन को जिस तरह से जो है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो है वो उसको स्टे किया गया है, जिस तरह से आइन को रीराइट किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप मिला के देखें तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि ये मामला क्या है। अगर आप इनको मैंने तो फिर शायद आपको ये मैं आइसोलेशन ही देखना चाह रहा, अजीबोगरीब बात कर रहे हैं।
नहीं, अब मैं सिर्फ सवाल यही बनाना चाह रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने तमाम तफसील से खुद ही सयाको सबाक वाज़े कर दिया। आप ये का जो पहला नुक्ता था वो ये था कि ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान को बाईपास करके हुकूमत वक्त के मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर की गर्दन नापे। साथ आपने फिर खुद ही बता दिया जो अनहोनियाँ हुई हैं, हम उन्हीं अनहोनियों के पेश नज़र आपसे सवाल कर रहे हैं। अनहोनियों की समरी आपने बयान कर दी और आपने ये भी कहा कि कैसे हो सकता है कि इंतखाब हो जाए। ये राना साहब ऐसे हो सकता है कि 14 मई की तारीख दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऐसे हो सकता है क्योंकि आपने एक जिद की बात की, उस जिद के तहत कुछ भी हुआ लेकिन तारीख जो है वो दे दी गई है। तो अब आपकी तवक्को क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू करेगी, वो तारीख तब्दील करेगी, वो क्या करेगी?